गुड इवनिंग बच्चों। ये 2024 गणित के पेपर का एक और सेट जिसमें 6 नंबर वाले सारे क्वेश्चन हैं, उनका हल भी इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आइए एक बार और फिर आपको याद दिला दें कि हमारे वीडियोस को देखने में यदि अच्छे लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक भी करिए। और जो लोग अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे चैनल को कर लीजिए, क्योंकि इसके जस्ट बाद गणित के एग्जाम के बाद विज्ञान के बहुत सारे और भी पेपर सॉल्व करके आएंगे। तो चलिए हम लोग पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, जैसा कि मैंने बताया था पहले भी कि इसके क्वेश्चन के उस पे मत जाइए कि सीरियल नंबर क्या है, बस हमने 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन को उठाए हैं। 5-6 सेट में पेपर बनते हैं और यहाँ सारे सेट के 24 वाले वर्ष 2024 में जितने सेट थे सभी सेट से हम क्वेश्चन यहाँ लाए हुए हैं। तो इसको देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है निम्नलिखित, ये सारे 6 नंबर वाले क्वेश्चन है। निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। तो पहले से करते आए होंगे आप लोग, यहाँ फिर इसको देखिए, थोड़ा सा एक बार रिकॉल करिए। तो 3 मेथड्स होती हैं, हम लोग सबसे सिंपल मेथड का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। और ये हल इसका देखिए। तो पहला इक्वेशन क्या है भाई, हम लोग कर रहे हैं इस 23 नंबर क्वेश्चन को। तो पहला इसका क्वेश्चन है, दिया है इधर 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 है। उसको ऐसे लिख लीजिए सीधे, 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। इसको आप लोग ऐसे लिखिए, 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब 1 और 2 में देखिए क्या करते हैं हम लोग, इक्वेशन 1 इंटू 2 यदि कर लेते हैं 3, तो 3 3 या 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9x माइनस 15y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये सबसे आसान पड़ता है इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, इनके गुणांकों को बराबर करके। अब क्या करें हम लोग, इक्वेशन 2 ऋण 3 कर लीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो एक्स एक्स है दोनों के कोफिशिएंट्स इक्वल हैं और चिन्ह सेम है। यदि डिफरेंट, यदि इसके y के इक्वल हुए होते ना तो अच्छा, यहाँ भी भला कि माइनस ही है तो भी माइनस करके ही कटता। तो यहाँ पे चिन्ह बदलते हैं, ये भी एक याद रखिएगा, सबके चिन्ह बदल जाते हैं। तो माइनस करेंगे तो 9x माइनस 9x कैंसिल। अब यहाँ पे माइनस 15y नहीं प्लस 15y है, तो 15y माइनस 2y, ये मिल गया आपको 13y, और प्लस 12 माइनस 7, तो ये हो गया प्लस 5 इक्वल टू मिल गया आपका 0। और दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू, ये माइनस 5 इधर हो जाएगा आके और 13 से इसको भाग कर देंगे तो y का एक वैल्यू आ गया। और y का यह मान किसी एक में रख लीजिए, समीकरण एक में रख लीजिए या इसमें सीधे रख लीजिए। समीकरण एक में रखने पर क्या मिल रहा है भाई, एक में रखेंगे तो क्या मिलेगा, यहां से आ जाइए, 3x माइनस 5y, y का वैल्यू है माइनस 5/13 माइनस 4 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज है 3x, ये माइनस माइनस मिलके हो गया, प्लस 25/13 माइनस 4 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज है 3x इक्वल टू 4 माइनस 25/13। कितना हो गया भाई, 13 चौके 52। पहले तो एलसीएम 13 और 13 चौके क्या हो गया 52 हो गया, 52 ऋण 25, मतलब
y का वैल्यू यहां पे क्या आ गया, y का वैल्यू आ गया 27/13, ये हो गया y का वैल्यू। 4 माइनस दिस, ठीक है, सॉरी x का, सॉरी x का वैल्यू, x इक्वल टू 27/13, यह वैल्यू अब यहां पर समीकरण, ये तो निकल ही गया था ना, हो गया आंसर, हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, आंसर तो हो ही गया। अब हो गया आपका आंसर, एक साथ लिखिए आंसर। x इक्वल टू आ गया इक्वल टू 27/13 और y इक्वल टू क्या आया है, y इक्वल टू आया है -5/13। ये हो गया 6 मार्क्स का क्वेश्चन। हम यहाँ पे सभी क्वेश्चन को करते चल रहे हैं, लेकिन आप लोगों को याद दिला दें, ये मिस्टेक करने की जरूरत नहीं है। अथवा दिया है तो आप दोनों में से किसी एक को ही करिएगा। यहाँ पर देखिए अथवा दिया है, आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ दिया रहेगा अथवा। 2 अंकों के दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या है। कितने अंकों की भाई, 2 अंकों की, एवं इसके अंकों को उलटने पर 2 अंकों की एक संख्या एवं इसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल कितना है भाई, 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर दिया कि उलटने पर बनी संख्या का योगफल, यहीं पे यदि अंतर दिया रहता ना कि दोनों का अंतर इतना है, तो वो क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, और वो भी इसमें क्या है भाई कि ये बोर्ड एग्जाम का ही क्वेश्चन है ये तो ये आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि ये बोर्ड का कोई फोबिया दिमाग में ना भरिए, बस प्रैक्टिस करिए घर में, इतने क्वेश्चन बुक से करिए कि वहां कोई क्वेश्चन नया ना दिखे, लगे कि ये क्वेश्चन तो हम लोग किए हुए हैं, और कोई फोबिया ना पाल के रखिए। सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल वाले क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, बस वहां पे थोड़े आप लोग घबराते हैं, इसलिए लगता है कि टेढ़ा है। तो यहां पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, ऐसी संख्या में कि माना 2 अंकों की है, तो इकाई अंक x तथा दहाई अंक y है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1, पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त क्या होगी भाई, तो ओरिजिनल संख्या क्या होगी। यदि ओरिजिनल संख्या, समझिए यहाँ पे ओरिजिनल, ये रफ वर्क यहाँ पे देखिए, ओरिजिनल संख्या यदि हमारी क्या है, यूनिट डिजिट x और टेंस डिजिट y, तो ओरिजिनल संख्या हो गई 10y प्लस x, और जब डिजिट को चेंज करेंगे तो ये xy हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x प्लस y। इन्हीं का सम करने के लिए कह रहा है, वहां कह रहे हैं। तो एक बार समझने के, जब समझाना होता है तो हम लोग लिख लेते हैं वहां पे, ये लिखें ओरिजिनल संख्या, ओरिजिनल संख्या, ओरिजिनल नंबर चलिए, प्लस अंकों को पलटने से बनी संख्या, इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो प्लस कर रहे हैं, संख्या बराबर कितनी है भाई, ये है 66 दिया हुआ है। ये लिखने की कोई वहां पे जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिखिए वहां पर, वहां आप डायरेक्ट लिखिए 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y इज इक्वल टू 66, मतलब 11y प्लस 11x इक्वल टू 66, मतलब x प्लस y इक्वल टू हो गया 6। ये समीकरण 1 हो गया। इसके बाद इंक बदल लेना चाहिए था हमको। चलिए इसके बाद फिर अगले पार्ट में क्या कर रहा है कि अंकों का अंतर कितना है, 2 है, अंकों का अंतर 2 है।
तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2 अंकों का अंतर, यहाँ पे ये नहीं कर रहा है कि इकाई अंक दहाई अंक, कुछ नहीं बता रहा है, बस अंकों का। तो आप भी किसी का ले लीजिए, आप x माइनस वाई 2 ले लीजिए, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब यहाँ पर इक्वेशन 1 प्लस 2 करके क्या मिलेगा भाई आपको, तो 1 प्लस 2 करेंगे, वाई वाई कट गया तो 2x इक्वल टू 8 हो गया, x इक्वल टू 4 हो गया। और समीकरण समीकरण एक से क्या हो जाएगा भाई, एक से क्या मिलेगा हमको, तो 2 धन वाई बराबर 6 हो गया, सॉरी 4 धन वाई बराबर 6 हो गया, तो y बराबर हो गया 6 ऋण 4 बराबर 2। तो इसका मतलब, इसलिए संख्या कौन सी हो गई भाई, संख्या बराबर हो गई, हम वहां पे इकाई अंक क्या लिए हैं, x लिए हैं 4, और दहाई अंक y मतलब 2। तो ये भी है, लेकिन यहाँ कहीं नहीं कहा है कि x माइनस वाई 2 है या y माइनस एक्स है, तो ये भी ले लेंगे, या 42 इस क्वेश्चन में यदि वो कहीं मेंशन करता है कि भाई दहाई का अंक कितना बड़ा है और इकाई का अंक छोटा है, उस केस में आंसर ए का था। लेकिन यहाँ पर ये 24 या 42 दोनों में से कोई भी हो जाएगा। तो 23 के दोनों पार्ट हम लोग यहाँ से देख लिए। अब इसके बाद आते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन पे, आइए इसमें क्या कर रहा है, तो हाँ यहाँ भी देखिए भला संयोग से यहाँ भी 2 दिया हुआ है अथवा करके, आपको किसी एक को ही करना है, हम आप लोगों को समझाने के लिए दोनों करेंगे यहाँ पे। तो क्या कर रहा है, एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है, मंदिर की ऊंचाई कितनी है भाई, 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष से सड़क की दूरी और बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मंदिर की ऊंचाई इतनी है, मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण, अब यहाँ देखिए भाई क्या दे रहा है, पढ़िए एक एक पॉइंट को, मंदिर के शीर्ष से, एक तो पहली बात ये है कि फिगर बना ले यहाँ पर, देखिए यहाँ पे एक ये हो गया, कलर चेंज करिए, एक तरफ क्या है भाई, मंदिर है और दूसरे तरफ एक भवन है। अब कह रहा है कि मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये सड़क है और एक मंदिर का शीर्ष है, और उससे भवन का शीर्ष देखा जा रहा है, उन्नयन कोण बन रहा है, मतलब आप ऊपर देख रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि भवन क्या है, मंदिर से ऊंचा है। तो ये मंदिर, छोटे वाले को मंदिर मान लीजिए और बड़े वाले को भवन मान लीजिए, और उसका उन्नयन कोण यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, कितना है भाई, 30 डिग्री है। और ये भवन कितने का है, 15 मीटर ऊंचाई का है ये। इसको थोड़ा सा फिगर को और हम लोग बड़ा कर लें, ये है, ठीक है। भवन के पाद का अवनमन कोण, ये भवन के शीर्ष का ये तो 30 डिग्री हो गया, और भवन के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, 45 डिग्री। ये कितना है भाई, तो ये जो कोण है ना, ये है 45 डिग्री। सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई, ये भवन की ऊंचाई निकालनी है हम लोगों को, क्या निकालना है भाई, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई निकालनी है, इतनी दिखानी है। तो दिखानी है मतलब निकालना है, प्रूव करना है, कोई ज्योमेट्री तो प्रूव करना नहीं है यहाँ पर। तो बस यहाँ पे आइए, भवन की ऊंचाई, अब यहाँ से देखिए ये दोनों में सेम है, ये 15 मीटर है तो 15 मीटर तो ये भी हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये भी 15 मीटर हो गया।
ये बस निकालना है। यदि ये ऊंचाई आ जाए इसके ऊपर तो जोड़ देंगे, मिल जाएगा। दोनों दो ट्रायंगल यहाँ बन रहा है, तो पहले ये लिखें, ये ए बी क्या हो गया भाई, ए बी भवन हो गया, सॉरी मंदिर हो गई, और सी डी क्या हो गया, भवन हो गया। इसका कुछ नाम दे दें फिर से हम लोग, इसको ई कह लीजिए, ई हो गया। अब इन दोनों दो ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल कौन कौन बन रहा है भाई, तो एक राइट ट्रायंगल यहाँ, दूसरा राइट ट्रायंगल यहाँ। मतलब एक राइट ट्रायंगल कौन है, राइट ट्रायंगल बीईडी, और दूसरा क्या है भाई, दूसरा राइट ट्रायंगल ये बन रहा है। इसके बजाय आप इसको भी लेके काम कर सकते हैं, यहाँ से ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। दूसरा राइट ट्रायंगल बीएसी ले लीजिए, और एसी और बीई दोनों बराबर है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि एसी की हेल्प से, ये एसी निकल गया मतलब बी निकल गया, और जब बी निकल जाएगा तो हम लोग डी निकाल लेंगे, और इससे हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ पर लिख लीजिए थोड़ा सा बस कि ए बी क्या है, ए बी मंदिर है, क्या है भाई, ए बी मंदिर है, ए बी मंदिर है, और सी डी भवन है। तो त्रिभुज बी ए सी से, बी ए सी से क्या होगा भाई, बी ए बाई ए सी इक्वल टू tan 45 डिग्री। तो इसका मतलब हो गया बी ए दिया है 15, और ए सी मालूम नहीं है, एक्स मान लिए यहाँ पर, और ये भी तो वही एक्स ही होगा, दिस इक्वल टू 1, तो एक्स इक्वल टू हो गया 15। अब त्रिभुज बीईडी में, बीईडी में इसमें क्या देख रहे हैं भाई, तो यहाँ देख रहे हैं डीई बटे क्या है, बीई है, और ये कितना है भाई, ये है tan 30 डिग्री। डी का वैल्यू मालूम करना है हमको, डी बाई बी कितना आ गया है, एक्स का वैल्यू 15 आ चुका है, दिस इक्वल टू 1/√3, और यहाँ से तब डी का जो वैल्यू होगा, डी इक्वल टू हो गया 15/√3। क्या हमको निकालना है, भवन की ऊंचाई, ऊंचाई h बराबर कितना है भाई, तो ये है सीई प्लस ईडी। सीई तो निकला था 15, और ये है 15/√3। दिस इक्वल टू कितना हो गया भाई, दिस इक्वल टू 15√3 प्लस 15/√3, दिस इक्वल टू 15 को कॉमन ले लीजिए, या √3 से इंटू कर दीजिए दोनों को, दोनों तरफ, तो 15√3 प्लस 15 इंटू √3 डिवाइडेड बाई √3 इंटू √3। 15 को यहाँ से कॉमन ले लीजिए, 15 और √3 से इधर 3 हो गया, प्लस √3 हो गया, और ये √3 3 हो गया, इससे कटा लीजिए 5 हो गया, तो ये हो गया 5 3 प्लस √3 आ गया आपका आंसर। यही प्रूव करना था, प्रूव्ड लिख दीजिए यहाँ पे, प्रूव्ड। तो ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन, जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है ना, 20 क्वेश्चन, उसके बनस्पत देखें तो कम टाइम इसमें खर्च होता है, क्योंकि 6 मिनट में उसके 6 क्वेश्चन हरगिज नहीं कर पाएंगे, लेकिन करना तो सब है। तो सब करना है, तो ये सबको में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, एक तो आपको नंबर ज्यादा दिलाएगा, और इसका प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये थोड़ा आपका समय बचाएगा, जो कि बाकी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में काम आएगा। तो वो जो लोग चाहते हैं कि 50 में 50 क्वेश्चन करें, 70 में 70 क्वेश्चन करें, तो वो
इनका प्रैक्टिस जरूर करिए आप लोग। आगे देखते हैं इसका दूसरा वाला पार्ट। अथवा क्या करें, एक भवन के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री। अब यहाँ पे भी एक भवन के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, यहाँ भी एक भवन है और एक मीनार है, और शीर्ष कोण भवन के शीर्ष से मीनार का उन्नयन कोण, मतलब ऐसे ऊपर देख रहे हैं तब ना उन्नयन कोण बनेगा। तो ये मीनार ऊंचा है, भवन इससे छोटा है, शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री। भवन के शीर्ष से मीनार के पाद का अवनमन कोण इतना है। यदि मीनार की ऊंचाई, ये मीनार के पाद का अवनमन कोण है और मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण और उसके पाद का अवनमन कोण 60 और 45। यदि मीनार की ऊंचाई दी है, मीनार की ऊंचाई कितनी है भाई, 40 मीटर है, तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई इतनी है। एक्चुअली फिर यहाँ पे दिखाऊं, ये और आसान कर दिया है। यदि यही पूछ लेता ना कि मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है, ये तो भवन की ऊंचाई कितनी होगी, तो करना दोनों में यही काम है। लेकिन यहाँ पर आपकी सहूलियत ये है कि आप करेंगे और कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होता है तो आपको दिख जाएगा कि अरे इतना तो आया नहीं, इसका मतलब आप कहीं कुछ गलती कर रहे हैं, करेक्शन कर सकते हैं। तो एक तरह से जब ऐसे क्वेश्चन दे तो और समझ लीजिए आसान ही हो गया। तो चलिए, इसमें हम लोग इतना में देख चुके हैं कि भवन क्या है, छोटा है, मीनार बड़ी है, ऊंची है। तो अब इसको देखें हम लोग। ये हो गया भाई आपका मीनार, और इसी से, अच्छा मीनार हो और चाहे भवन हो, दोनों खड़ा कहाँ रहेंगे भाई, खड़ा तो जमीन पे ही रहेंगे ना, तो दोनों जमीन पे खड़े हो गए। ए बी आपका भवन हो गया और सी डी आपकी क्या हो गई, मीनार हो गई। अब आइए, भवन के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना दिखाया, कितना बताया है उसमें, 60 डिग्री है। और क्या कह रहा है कि मीनार के पाद का अवनमन कोण, भवन के शीर्ष से, भवन के शीर्ष से इसका जो अवनमन कोण है ना, वो कितना है भाई, वो है 45 डिग्री। और भवन की ऊंचाई निकालनी है, मीनार की ऊंचाई टोटल कितना दिया है, ये दिया है 40 मीटर, पूरा यहाँ से यहाँ तक ये है 40 मीटर। इधर का यदि न दिख रहा हो तो इस रंग से लिख दें इसको, चालीस मीटर। इसकी ऊंचाई h जो है वो निकालनी है। फिर से भवन के सिर से इतना, यदि मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमको। चलिए भाई, ये h है तो यहाँ भी पॉइंट E रखिए, और ये h है तो ये भी h ही हो जाएगा। h, ये भी h हो जाएगा। तो यहाँ दो ट्रायंगल यहाँ भी कौन कौन बन रहे हैं भाई, एक बन रहा है BED और दूसरा बन रहा है BEC, चाहे ये भी ले सकते हैं। तो ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी 45 ही होगा। तो इसके हेल्प से फिर से हम लोग ये x निकालेंगे, इसका क्या निकाल लें, इसका x निकाल लीजिए, x निकाल लें इसका, वही x ये भी हो जाएगा, और इस x के टर्म में इसको निकाल लेंगे और दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे, फिर h का वैल्यू निकल आएगा। ये h निकालना है तो हम लोग आइए शुरू करते हैं। इसमें क्या लिखेंगे, लिखिए इसमें सिर्फ ए बी भवन है, सी डी मीनार है, सी डी क्या है, मीनार। ये दो चीज बस लिख लीजिए, बाकी सब कुछ यहाँ पे फिगर ही आपका बता देगा। और त्रिभुज, त्रिभुज BAC से, BAC से क्या देखेंगे हम लोग भाई, BA बटे AC
बराबर tan 45 डिग्री बी ए मतलब h, और ये हो गया x इज इक्वल टू 1, मतलब h इज इक्वल टू क्या हो गया, x हो गया। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। उसके बाद आ जाइए त्रिभुज DEB से, DEB से इससे क्या मिल जाएगा, तो इससे मिलेगा हमको DE बटे DE इक्वल टू tan 60 डिग्री। दिस इंप्लाइज दैट डी कितना है भाई, तो डी है यहाँ पर निकालना है, डी निकालना है, डी बाई एक्स। एक्स को चूंकि यहाँ से चलिए जरूरत पड़ेगा वो कर लेंगे हम, नहीं तो एक्स के बदले एच निकाल रख लीजिए, क्योंकि हमको एच के ही टर्म में सब काम करना है, एच निकालना है। इसका वैल्यू हो गया √3, तो यहाँ से हो गया DE इक्वल टू हो गया h√3। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब फिर देखिए हम करेंगे क्या, हम क्यों h के टर्म में निकाल रहे हैं, क्योंकि ये जो D है, D और ये h है, मतलब कि C, यही मिलके तो 40 है, तो मतलब CE प्लस D ये मिलके है 40। C का वैल्यू मतलब कि आ गया है हमारा h, और ये आया है h√3 इक्वल टू 40। दिस इंप्लाइज दैट h√3 प्लस 1 इक्वल टू हो गया 40। दिस इंप्लाइज दैट h इक्वल टू 40 बाई √3 प्लस 1, दिस इक्वल टू 40, और रेशनलाइज कर लीजिए इसको, √3 प्लस 1 इधर है, तो √3 माइनस 1 से, यहाँ देखिए √3 प्लस 1 है, तो ऊपर नीचे √3 माइनस 1 से इंटू कर लेंगे, तो ये रेशनलाइज हो जाएगा, √3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1। और कई क्वेश्चंस में ऐसे आ चुके हैं। दिस इम्प्लाइज दिस इक्वल टू, या दिस इम्प्लाइज दैट h इक्वल टू 40, क्या लाना है, √3 माइनस 1, ये एक चीज तो यहाँ दिख रहा है, डिवाइडेड बाई इसका वैल्यू √3 प्लस 1, √3 माइनस 1, मतलब √3 का स्क्वायर माइनस 1, मतलब 3 माइनस 1, दिस इक्वल टू 40 √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये कट के हो गया 20, तो ये आंसर आपका आ गया, यही प्रूव करना था, 20 √3 प्लस 123, ये प्रूव्ड, ये हो गया। ये इसका दूसरा वाला पार्ट भी हो गया। आते हैं इसका एक और क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आते हैं 6-6 नंबर के, तो आप लोग ऐसे पेपर अभी तक देख चुके होंगे, तो इसलिए इसमें किसी को ये नहीं बताना है। अगले पार्ट को देखें हम लोग, 25 नंबर क्वेश्चन। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए किसका है भाई, तो मेंसुरेशन का क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है, एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को दी गई आकृति में दर्शाए गए गिलासों से जूस देता है। देखिए ये गिलास है, जूस देता था। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर था, व्यास दिखाया हुआ है 5 सेंटीमीटर है, ये दिखाया यहाँ पर व्यास 5 सेंटीमीटर, परंतु गिलास के निचले तली में एक उभरा हुआ अर्धगोला था। ये देखेंगे यहाँ पर, ये गिलास के अंदर ऐसा क्या है भाई, ये अर्धगोला इसके निचले तल में लगा हुआ है पेंदी, तो गिलास जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती थी। यदि गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी, तो गिलास की आभासी धारिता एवं वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। ऊंचाई भी दे दिया है इसका, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है यहाँ पर, ऊंचाई इसकी 10 सेंटीमीटर।
तो वास्तविक धारिता और आभासी धारिता निकाल ली इसकी। तो आभासी धारिता मतलब क्या भाई? आभासी धारिता का मतलब कि सिलेंडर का वॉल्यूम, और वास्तविक धारिता का मतलब क्या समझ रहे हैं भाई? वास्तव में तो इतना है नहीं, ये ऊपर से इतना उभरा हुआ है तो इतना माइनस करेंगे। तो ये कौन सा शेप है भाई? तो ये अर्धगोला यहाँ दे भी दिया है, अर्धगोला है, अर्धगोला। तो वास्तविक धारिता निकालने के लिए इस अर्धगोले के क्षेत्रफल को माइनस करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, चलिए क्या करते हैं भाई, वास्तविक फिगर यहाँ भी बना लेते हैं सहूलियत के लिए। हाँ, आप लोग भी अपने कॉपी में भी फिगर बना लीजिएगा, बिना फिगर बनाए क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। तो मेंसुरेशन में फिगर दिया हो तो भी बनाइए, और ना दिया हो तो भी बनाइए। ये अर्धगोला, डायमीटर इसका है 5 सेंटीमीटर, हाइट इसका है 10 सेंटीमीटर हाइट है। तो आभासी धारिता बराबर बेलन का आयतन। बेलन का आयतन का फॉर्मूला याद करिए, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू यहाँ पर 3.14 है, वही रखिए 3.14। आर स्क्वायर कितना है? आर स्क्वायर दैट इज 5/2 होल स्क्वायर, एच है 10। तो कितना हो गया भाई? ये हो गया। देखिए इसमें जब भी स्क्वायर क्यूब वगैरह करना हो ना, तो अब इसको जिसे डिवाइड करते तो 5/2 2.5 आता, उसका स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर 625, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ी बड़ी नंबर आएंगे। तो मेंसुरेशन में आप रेडियस वगैरह को जब ऐसे यूज करना हो तो अच्छा होता है फ्रैक्शन में बदल लीजिए। तो ये 3.14 हो गया, इधर 25/4 हो गया, और इधर 10 हो गया। और क्या कर सकते हैं आप अपने कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए, और जो तरीके अपना सकते हैं अपनाइए। यहाँ पर तो चलिए ऐसे हम लोग इंटू कर लीजिए 25 से। 25 से कितना हो गया भाई? 100 हो गया, 10 बचा। 25 से कम है 25, और 10 क्या हो गया? 35 हो गया, 3 बचा। 25 या 75, 3 78 हो गया। और डेसिमल 2 प्लेस पे, इंटू 10 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 785 डिवाइडेड बाई 4 सेंटीमीटर क्यूब। और इसको डिवाइड करके लिखेंगे, क्या बचेगा भाई? तो 4 1 जा 4, 3 8, 4 9 जा 30, 6 2 4 6 जा, ठीक है ना, 4 3 जा 4 1 जा 4 3 3 8 38, 4 9 जा 36, 2 4 6 जा 24, और 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, इतना सेंटीमीटर क्यूब इसकी क्या हो गई भाई? आभासी धारिता हो गई। अर्धगोले का वॉल्यूम क्या होगा? अर्धगोले का आयतन क्या होता है सूत्र इसका? ये याद करिए 2πr क्यूब, 2/3πr3, 4/3πr3 होता है, उसका आधा हो जाएगा 2/3πr3। तो फिर क्या हो जाएगा? इसमें वैल्यू पुट करिए, दिस इक्वल टू 2/3 इंटू 3.14 इंटू आर क्यूब, दैट इज 5/2 होल क्यूब, दिस इक्वल टू 2/3 इंटू 3.14 इंटू ये कितना होगा भाई? 125/8। ये कट जाएगा, कितना होगा भाई? 4 हो गया यहाँ पर, और बाकी तो कटेगा नहीं, इंटू करिए और लिखिए कितना होगा इंटू करके। तो कितना बच रहा है यहाँ पर? 3.14 इंटू 12 से भाग कर लीजिएगा एक ही बार इसको। अच्छा, और थोड़ा सा कटा के सिंपल भी कर सकते हैं।
इसको 2 कर लीजिए और इसको 1.57 कर लीजिए। तो अब हो गया आपका 1 इक्वल टू 1.57 इंटू 125 डिवाइडेड बाई 2 3 जा 6 इंटू करिए, कितना होगा भाई? डायरेक्ट यहाँ पे इसको लिख लीजिए 1.57 इंटू 125 बाई 6 करिए 1.57 इंटू 125। ये सारे कैलकुलेशन मैं इस तरह से कर रहा हूँ कि आप भी धैर्य रखिएगा, आप लोगों को भी ये सारे कैलकुलेशन करने होंगे वहां पर। तो 5 सत्ते 35, 3 5 पचे 25, 3 28, 2 5 कम 5 2 7, 2 से करिए 2 सत्ते 14, 1 2 पचे 10 1 11, 1 2 कम 2 3 और 1 सत्ते 7, 1 पचे 5, 1 5 8 4 12, 7 1 8 1 9 9 7 16, 1 3 1 4 4 5 9 और ये 1 एडिशनल 2 प्लेस पे, तो 1.9625 बाई ओ। तो हम लोग लगता है कोई एक टेक्निक इसमें यदि इस्तेमाल किए होते तो शायद हम लोगों का ये कैलकुलेशन से बच जाते। उसको भी अभी हम लोग देखेंगे बाद में। देखें तो ये हो गया कितना 196.25 बाई 6, 6 3 जा 18, 1 6 2 जा 12, 4 2 6 7 जा 42, 5 आ जाएगा 42 5 0 लेके तब हम लोग इससे और डिवाइड इतना 2 प्लेस पे छोड़ दीजिए। तो ये हो गया। अब इसको आप लोग अपने रफ को वहां काट दीजिएगा, सामने ही रफ करिएगा और इसको माइनस करिएगा। अब यहां लिखेंगे वास्तविक धारिता, वास्तविक धारिता बराबर ये जो आया था कितना 196.25 माइनस 32.70, दिस इक्वल टू 5 12 माइनस 7 5, यहाँ 5 बचेगा, 5 माइनस 2 3 और यहाँ पर 9 माइनस 3 6, 163.55 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गई इसकी वास्तविक धारिता। यहाँ पर एक चीज और हम लोग कर सकते थे, पाई का वैल्यू यदि हम लोग कटाए नहीं होते, सिर्फ आर क्यूब का वैल्यू या एक साथ कैलकुलेट करके यदि निकालते, लेकिन फिर कोई फायदा नहीं है। चलिए ठीक, ये भी ठीक है। आगे देखते हैं, इसके बाद अथवा वाला पार्ट इसका देख लेते हैं। अथवा पढ़िए फिर से, अथवा ये देखिए, रसीद को अपने जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला। चलिए भाई, लट्टू भी मिलता है क्या? आप लोगों को मिला होगा कभी बर्थडे में, मुझे तो नहीं मिला। चलिए ये देखते हैं। तो ये रसीद को अपने जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला जिस पर रंग नहीं किया गया था। वह इस पर अपने मोमिया रंगों से रंग करना चाहता है। यह लट्टू एक शंकु के आकार का है। चलिए ये सब का कोई मतलब नहीं, यहां से क्वेश्चन पढ़िए, ये मेन पार्ट है। यह लट्टू किस आकार का है? शंकु के आकार का है, जिसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। नीचे शंकु है और ऊपर अर्धगोला है। और जब भी ऐसे प्रश्न होंगे तो अर्धगोले का वॉल्यूम, ये रेडियस या व्यास, और इस शंकु का व्यास दोनों सेम ही रहेगा। तो लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, ये दिया है। इसका व्यास 3.5 सेंटीमीटर है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ये सारे चीज बिना चित्र आपके बनाए भी आपके प्रश्न में पूछ सकते हैं एग्जाम में, इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। ये तो समझ लीजिए कि आसान कर दिया है कि फिगर वहां पर दे दिया है। अदरवाइज ये सब कुछ कहता और ये नहीं देता, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, देना कोई जरूरी नहीं है।
तो कह रहा है रसीद द्वारा रंग किया जाने वाला क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसको रंगेगा? तो रंग किए जाने वाला क्षेत्रफल देखिए भाई ये है, ये क्या है? इसका वक्र पृष्ठ है। किसका? अर्धगोले का। और फिर इसका भी वक्र पृष्ठ ही है। इतने ही को हम लोगों को क्या करना है? पेंटिंग करना है। हमने तो पेंटिंग यहाँ कर दिया, उसका पेंटिंग बाकी है। पहले क्षेत्रफल उसका हम लोग निकालें। तो ये यहाँ पे बनेगा अर्धगोला। क्या बनेगा भाई यहाँ पर? ये बन रहा है अर्धगोला। तो यहाँ पे फिर बना लीजिए, आप भी बना लीजिए इसको। ये रहा अर्धगोला और ये यहीं से रहा है शंकु। पूरी हाइट इसकी है 5 सेंटीमीटर। और व्यास कितना है भाई? व्यास कितना है? पूरी ऊंचाई देखिए, पूरी ऊंचाई यहाँ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और व्यास कितना है? 3.5। 3.5। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी यहाँ पे? त्रिज्या 3.5/2। एक्चुअली इसको लिखिए 7/3.5 को 2/2 मतलब 7/4 लिखिए इसको। मैं अभी बताया था कि जब भी ऐसे क्वेश्चन करिए तो फ्रैक्शन में बदलिए, जिससे कि आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। उसके बाद इसकी होगी त्रिज्या। इसका हमको निकालना है वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है भाई? πr_l। उसके लिए ये r और ये h दोनों चाहिए। तो शंकु की त्रिज्या भी यही हो जाएगी। और शंकु की ऊंचाई क्या होगी भाई? शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तो 5 टोटल ऊंचाई है, उसमें से यही त्रिज्या माइनस हो जाएगी। तो ये कितनी हो जाएगी? 5 - 7/4 इक्वल टू 13/4 सेंटीमीटर। ये हो गया शंकु का ऊंचाई। अब ये तब L क्या होगा? L इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? r² प्लस h²। r² का वैल्यू क्या है भाई? 7/4 होल स्क्वायर है और ये कितना है? 13/4 होल स्क्वायर है। दिस इक्वल टू हो गया 49/16 प्लस 159/16। दोनों को सम करिए, कितना हो रहा है भाई? तो 9 9 18 1 6 4 10 1 11 1 1 1 2 218/16। एक्चुअली 218 तो डेसिमल में इसका वो आएगा, लेकिन आप नियर अबाउट ले सकते हैं। देखिए √125 क्या होता है? √225 15 होता है, तो 15.0 समथिंग होगा। तो नियर अबाउट आप ले सकते हैं यहाँ पर 15/4 सेंटीमीटर। इसका क्या ले सकते हैं आप? L ले सकते हैं। अब रंग किया जाने वाला क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होगा भाई? अर्धगोले का क्या है सूत्र उसका? तो ये हो जाएगा 2πr²। ध्यान दीजिए, यदि ये अर्धगोला सिर्फ अर्धगोला हो तब 2πr², इसका आधा 4πr² का आधा
और ये सरफेस जो होता है उसका भी पाई आर स्क्वायर जुड़ता है, तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। लेकिन जब ये खिलौना बना है, कोई ठोस बना है, तो बीच का जो इसका ये सरफेस है वो ढका हुआ है, तो वो न शंकु का बेस दिखाई देना है न अर्धगोले का ऊपरी हिस्सा दिखाई देना है, ये ढक जाएगा। तो इसमें दोनों का वक्र पृष्ठ ही जोड़ा जाएगा। तो इसका फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर और इसका फॉर्मूला पाई आर एल। 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना दिया है 22/7 रखने के लिए, यहाँ का है 22/7। आर स्क्वायर मतलब 7/4 स्क्वायर प्लस 22/7 इंटू 7/4 इंटू एल कितना आया है 15/4 आया है, 15/4। दिस इक्वल टू यहाँ से क्या ले लेंगे, आप ले लीजिए यहाँ पे 22/7, या तो अलग अलग भी करके कर सकते हैं और नहीं तो आप कॉमन लेके करिए, जो भी जिसको आसान हो। देखिए 22/7 और 7/4 कॉमन लेके भी कर सकते हैं। वैसे आप लोगों को कहीं दिक्कत हो इसलिए हम ऐसे ही कर दे रहे हैं। तो लेकिन ऐसे करिए, सीखिए, इसको भी सीखिए। जिसको दिक्कत होगी वो अलग अलग कैलकुलेट कर लेगा, 2 बार यूज कर लेगा। यहाँ पे देखिए 22/7 इंटू 7/4, ये कॉमन है दोनों से, यहाँ भी 7/4, यहाँ भी 7/4, 22/7। तो यहाँ बच रहा है 2 इंटू 7/4 बच रहा है, प्लस यहाँ 15/4 बच रहा है। यहाँ से इसको कटा लीजिए, ये कट गया, और 4 से 22/4 करेंगे तो ये हो गया 11/2 इंटू 14/4 और प्लस 15/4 मतलब इतना बाई 4। दिस इक्वल टू हो गया 11/2 इंटू 29/4। दिस इक्वल टू 11 से इंटू 3, 11 9 जा 99, 11 9 जा 99, 9 11 2 जा 22 और 9 31 डिवाइडेड बाई 8। दिस इक्वल टू डिवाइड कर लीजिए, 8 3 जा 24, कितना बच रहा है अभी 8 3 जा 24, 7 और 9 79, 8 9 जा 72, 5 8 6 जा 48 और कट जाएगा, 8 6 जा 48, फिर 2 बचा, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया उसको क्या करना है, टेंट करना है। तो इस तरह से हम लोग एक और सेट सभी 6 नंबर के क्वेश्चन थे, और ये सिर्फ 3 क्वेश्चन नहीं बल्कि 6 क्वेश्चन किए हुए, दूसरा वीडियो इस तरह के क्वेश्चन का है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो से जरूर फायदा होगा। धन्यवाद।